अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 36 में। इस लेक्चर का मेन टाइटल है जॉब इंक्वायरी लेटर एंड इंटरव्यू। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए वीडियो को पूरा देखें, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि नोट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे। इस लेक्चर में जो मेन 3 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे है एप्लीकेशन फॉलोअप, सेकंड पे है द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यूज़, थर्ड पे है टाइप ऑफ इंटरव्यूज़। आइए वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेन टाइटल और जो 3 मेन टॉपिक हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर यू टू फिल आउट एंड सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर कंसिडरिंग यू फॉर अ पोजीशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनके पास एक प्री प्लान्ड एक फॉर्म होता है, यानी कि पहले से प्रिपेयर किया हुआ एक फॉर्म होता है। या तो वो आपको जब इंटरव्यू के लिए कॉल करती हैं तो ऑनलाइन आपसे भरवा लेती हैं, या तो फिर आपको वो फॉर्म दिया जाता है और आपने उसको सबमिट करना होता है। उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की एक डेटा होता है जिसको आपको पुट करना पड़ता है। ये एक स्टैंडर्डाइज डेटा शीट होती है जिसके अंदर आपकी जो है क्वालिफिकेशन और आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो पूछी जाती हैं। ऐसा रिक्वेस्ट फॉर्म आपको आप खुद से भी मांग सकते हैं। जब आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो फॉर्म ये यूज़ कर रही होती हैं, तो जब आप जॉब इंक्वायरी लेटर भेजते हैं तो आप उनके साथ ये फॉर्म जो है उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या उनसे डिमांड भी कर सकते हैं और उसके आप ऑर्गेनाइजेशन जाके ये फॉर्म ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फॉर्म जो है आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आप इस फॉर्म को एक्यूरेटली फिल करें, यानी कि उसके अंदर जो डिटेल है उसको सही से फिल करें और उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें या कोई एरर ना करें जो कि समझने में प्रॉब्लम हो। इस फॉर्म की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये अंदाज़ा लगाती हैं कि आपने जो फॉर्म भरा है अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें आपने की हैं तो उससे बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है आपकी मेन जॉब के ऊपर। एप्लीकेशन फॉलोअप्स, जब आपने अपनी रेज्यूमे जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंड की हुई होती हैं तो आप जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक फॉलोअप ईमेल भी भेज सकते हैं या फॉलोअप लेटर भी भेज सकते हैं इस चीज़ को इंक्वायर करने के लिए कि अभी भी वो जॉब ओपन है या नहीं है, या उनको आपकी सीवी मिली या नहीं मिली। हो सकता है कि आपकी सीवी उनको मिली ही ना हो या उनको मिल गई हो और आप अभी वो जॉब जो है वो क्लोज हो गई हो या उस जॉब में कोई बंदा हायर हो गया हो। इस तरीके की डिटेल जो है आप वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जो है एक फॉलोअप ईमेल लिख सकते हैं। इवन यू हैव रिसीव अ लेटर acknowledging your application and saying it will be kept on file, don't hesitate to send follow up letter 3 months later to show that you are still interested, look at the following। यानी कि आपने जब एप्लीकेशन दी उसके 3 महीने के बाद अगर आपके पास कोई जवाब नहीं आया तो एक फॉलो अप लेटर लिख सकते हैं। वो फॉलो अप लेटर में आप क्या लिखेंगे उसकी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है। 3 months have elapsed since I applied to you for accountant position, but I want to let you know that I am still very interested in joining your company। यानी कि आपने जो है एक अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया था तो आप उनको याद दहानी करा रहे हैं कि 3 महीने पहले मैंने जो है एक अकाउंटिंग पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। अभी भी मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अभी भी मैं इंटरेस्टेड हूँ इस जॉब के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्लीज़ कीप माई एप्लीकेशन इन योर एक्टिव फाइल एंड लेट मी नो व्हेन अ पोजीशन ओपन फॉर अ कैपेबल अकाउंटेंट। यानी कि आप मेरी फाइल जो है वो एक्टिव कंडीशन में रखें और मुझे जैसे ही उससे रिलेटेड कोई पोजीशन मेरी खाली हो तो काइंडली आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर लें या मुझे कंसीडर करें उस जॉब के लिए। अगर आपकी एप्लीकेशन लेटर जो है वो आपने जो फॉलोअप लेटर लिखा है अगर वो भी फेल हो जाता है और महीने तक उसका कोई जवाब नहीं आता है तो आप सेकंड लेटर भी कंसीडर कर सकते हैं। ये फॉलोअप की बात हो रही है। ये फॉलोअप लेटर जो है आपको चांस देता है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन या रिसेंट जॉब की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे ये 3-6 महीने के अरसे को दौरान 3-4 महीने के अरसे को दौरान आपने कोई नया कोर्स किया है या आपकी कोई क्वालिफिकेशन में कुछ ऐड हुआ है या आपको किसी और जगह आपने पार्ट टाइम जॉब की थी या कोई स्किल्स आपके अंदर ऐड हुई हैं तो आप जो है उसमें बता सकते हैं और अपने आप की जो स्किल्स हैं वो अपडेट कर सकते हैं। उसमें क्या है आप लिख सकते हैं सिंस अप्लाइंग टू यू ऑन अ मई 3 फॉर अ एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी पोजीशन आई हैव अ कंप्लीटेड कोर्स इन ऑफिस मैनेजमेंट एट एबीसी कॉलेज। आई रिसीव्ड स्टेट ए इन द कोर्स। नाउ आई एम अ प्रोफिशिएंट यूजर ऑफ एमएस वर्ड इंक्लूडिंग मैक्रोस एंड अदर कम्प्लेक्स फंक्शन। प्लीज कीप माई एप्लीकेशन इन योर एक्टिव फाइल एंड लेट मी नो व्हेन यू नीड अ स्किल्ड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि मैंने जो है इस दौरान जो है वो एक ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया है और उसके अंदर जो है मैंने एमएस वर्ड कंप्लीट कर लिया और उसके अंदर मेरा ए ग्रेड आया है। आप अपनी स्किल्स को जो है पॉलिश करके उनको दिखा सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो अभी एक्टिव रखें ताकि कभी जॉब आपके पास ओपन हो तो काइंडली मुझे कंसीडर करें। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करें, उसको आपकी समझ होनी चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू किन किन प्रोसेस के तहत होता है, किस किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, स्मॉल कंपनीज में किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, या तो फिर इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए किन किन मराइल से आपको गुजरना पड़ता है।
It is very important to understand the interviewing process as well as the hiring practices of the big and small organization. For this purpose, you study the following. कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का कॉलम दिया हुआ है कि अगर नंबर एंड टाइप ऑफ एप्लीकेंट सॉर्ट, यानी कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें कितने एप्लीकेंट चाहिए होते हैं, या छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें किस तरीके से जॉब आती है और कितने एप्लीकेंट चाहिए होते हैं। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो हज़ारों के हिसाब से लोगों को जो है वो हर साल अपॉइंट कर रही होती हैं, उनसे लोग निकल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। हैव रिलेटिवली स्पेसिफिक हायरिंग क्राइटेरिया, इनका एक स्पेसिफिक हायरिंग का क्राइटेरिया होता है। जिस पोजीशन के लिए जॉब आई होती है उस पोजीशन के मुताबिक जो उनको क्राइटेरिया होता है वो करते हैं, और इनका क्राइटेरिया जो होता है बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रैपिड एक अच्छी खासी लोगों का इंटरव्यू किया जाता है और बड़े टफ मरहले से गुजर के आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो है जॉब हासिल करते हैं। हायरिंग रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएट, ऑफन लुकिंग फॉर अ फ्लेक्सिबिलिटी वर्सटैलिटी, ऑफन समवट मोर ओपन माइंडेड। और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हायरिंग रिक्वायरमेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। वो जो देखते हैं एक फ्लेक्सिबल और वर्सटाइल बंदा देखते हैं जो कि एक ओपन माइंडेड हो, और उसको वो जॉब दे देते हैं। पर्सन और डिपार्टमेंट इन चेंज ऑफ रिक्रूटिंग हैंडल्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल डिपार्टमेंट। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इसको देख रहा होता है, या फिर पर्सनल डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है वो इसको देख रहा होता है जॉब के सारे प्रोसेस को। इन रैली स्मॉल कंपनीज द फाउंडर टॉप मैनेजर मेकिंग ऑल हायरिंग डिसीजन, यानी कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो ओनर होता है या तो फिर जो की मैनेजर होता है, मैनेजमेंट पोजीशन के जो टॉप पे मैनेजर होता है, वो हायरिंग प्रोसेस को देख रहा होता है, कोई अलग से डिपार्टमेंट वहाँ मौजूद नहीं होता। वेयर हाउ दे एडवर्टाइज, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो कैसे एडवर्टाइज करती हैं अपनी जॉब को, नेशनल लोकल न्यूज़पेपर के अंदर आता है, ट्रेड जर्नल के आता है, कैंपस प्लेसमेंट ऑफिसेज वगैरह होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ होते हैं, यानी कि लोगों को जो वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं उनके ज़रिए सर्कुलेट की जाती है। ऑनलाइन जॉब बैंक्स जो होते हैं, यानी कि जॉब बैंक से मुराद ये होती हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपको जॉब के लिए जो है वो बंदे प्रोवाइड करती हैं। जिस तरीके से मैरिज ब्यूरो होती है, जब आपको रिश्ता दरकार होता है तो मैरिज ब्यूरो वाले लड़के लड़की को लड़कों का और लड़कियों को लड़कियों के रिश्ते दिखा रहे होते हैं। कंपनी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनके थ्रू ये कंपनसेट कर रहे होते हैं। रिलाई हैविली ऑन वर्ड्स ऑफ माउथ एंड लोकल न्यूज़पेपर, यानी कि इसमें जो है वो अपने लोगों के ऊपर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में रिलाई कर रहे होते हैं कि वो बोल देते हैं कि भाई हमारे यहाँ जॉब ओपन है, अगर आपको कोई जानने वाला हो, कोई दोस्त है, आप बेरोजगार हो तो उसको बता दें, या फिर लोकल न्यूज़पेपर में ये छपवा दिया जाता है। रिस्पॉन्सिवनेस टू अनसोलिसिटेटेड रिज्यूमे, अनसोलिसिटेड रिज्यूमे कौन सी होती हैं जो कि आप लोग जो है वो खुद भेज रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट खोली या मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने से गुजरा तो मैंने 10 ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो जॉब के लिए रिज्यूमे सेंड कर दी, यानी कि मुझे बुलाया नहीं गया था, मुझे नहीं पता वहाँ पे जॉब ओपन है या नहीं है, देखे मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, अपनी सीवी दे दी। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इसमें सैकड़ों के हिसाब से जो है वो सीवियाँ आ रही होती हैं जो कि इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं गेट कर पाती, क्योंकि इनके अपने प्लान रिक्रूटिंग प्रोग्राम होते हैं, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा जो है वो अनसोलिसिटेटेड बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप खुद से जाके सीवी दें तो उसका कुछ हो सके। हाँ, बाज़ औक़ात होता भी है, कुछ कंपनीज़ ने जो है कुछ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने जो है अलग से सेक्शंस बनाया हुए होते हैं, वहाँ पे ये सीवीज़ को कलेक्ट कर रहे होते हैं और उनको सॉर्ट कर लेते हैं एज़ पर क्वालिफ़िकेशन, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से हायरिंग कर लेते हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इनके पास इतनी ज़्यादा सीवियाँ नहीं आती, लेकिन कुछ आती हैं तो ये क्लोज अटेंशन देते हैं कि भाई अगर किसी इनको जॉब की ज़रूरत है और कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो ये उसको क्लोज अटेंशन देते हैं एंड देन उसको हायर कर लेते हैं। बेस्ट वे फॉर कैंडिडेट टू अप्रोच कंपनी, बेस्ट वे क्या होगा जब आप किसी कंपनी में जॉब हासिल करना चाहते हैं? यूज़ कैंपस प्लेसमेंट ऑफिस टू शेड्यूल इंटरव्यू विद कंपनीज दैट रिक्रूट ऑन योर कैंपस, यानी कि आप अगर इससे यूनिवर्सिटी का कैंपस भी मुराद हो सकता है, या जॉब प्लेसमेंट के जो ऑफिस वगैरह बने हुए होते हैं वो भी मुराद हो सकते हैं, कि वहाँ जाकर आप जो है अपनी सीवी दे सकते हैं, वहाँ लोगों से बात कर सकते हैं कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, और इस तरीके से। और कैंपस के थ्रू जो आपकी प्लेसमेंट होगी उसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको जो है इंटरव्यू की कॉल आए एंड देन आपकी जॉब लग जाए। चेक विद कैंपस प्लेसमेंट ऑफिस, ट्राई टू contact with owner, manager, department head, get names and addresses for the chamber of commerce, business directory and resume and application letter। जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें लिमिटेड स्टाफ होता है, आप देख लें उनमें से स्टाफ में से किसी से आप अगर किसी को जानते हैं या किसी से बात करके देख लें, किसी से मिल के देख लें, या जो ऑनर जो मैनेजर हैं उनके कॉन्टैक्ट आप ले सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ऐसी कुछ चीज़ें आप ले सकते हैं और डायरेक्टली उनको अपनी सीवी वगैरह भेज सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं एंड देन आपके जो है वो जॉब के चांसेस हो सकते हैं। ये एक बेस्ट अप्रोच होती है ये। अंडरस्टैंडिंग द इंटरव्यू प्रोसेस, आपको इंटरव्यू प्रोसेस के मजीद डीप में अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या पता होना चाहिए? एन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज अ फॉर्मल मीटिंग इन विच बोथ एम्प्लॉयर एंड एप्लीकेंट आस्क क्वेश्चन, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन टू लर्न अबाउट ईच अदर। एक जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है एक फॉर्मल सी मीटिंग होती है
जिसके अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एप्लीकेंट, यानी कि आप जहाँ जॉब हासिल करना चाहते हैं, आप एज ए एप्लीकेंट गए हुए हैं, और जो आपका इंटरव्यू कर रहा है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब लेना चाहते हैं, तो उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। तो एम्प्लॉयर और एप्लीकेंट यानी कि आपके दरमियान और जो जिस कंपनी में आप जॉब करने के लिए गए, जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसके दरमियान एक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ सवाल वो आपसे पूछते हैं, कुछ सवाल आप उनसे पूछते हैं, और इनमें सवाल जवाब के अंदर जो है एक फॉर्मल सी मीटिंग हो रही होती है। डुअल पर्पज द ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव इन द फाइंड द बेस्ट पर्सन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद होता है कि भाई एक बेस्ट बंदा जो है हम अपनी जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ढूंढ लें। और एप्लीकेंट जो आपका मेन मकसद ये होता है कि आप जो है एक अच्छी जॉब हासिल कर लें जो आपके गोल्स और आपकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक, क्वालिफिकेशन के मुताबिक सही हो। एडजस्ट योर जॉब रिसर्च अकॉर्डिंग टू द कंपनी साइज एंड हायरिंग हायरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि आप जो अपनी जॉब सर्च है वो आप अपनी कंपनी का जो साइज़ है उसके हिसाब से देखें, और हायरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उसको कंसीडर करें, एंड देन आप जॉब के लिए अप्लाई करें। इस आप अपनी क्वालिफिकेशन और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखें। ऐसा ना हो कि आप देख रहे हो कि सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, और लेकिन आप सैलरी कंसीडर करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर दें और आप अपनी क्वालिफिकेशन ना देखें, तो वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। और अपने आप को अंडररेटेड भी ना करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जॉब नहीं मिल रही होती, तो वो उन्होंने बैचलर्स किया हुआ होता है, मास्टर्स किया हुआ होता है, मास्टर्स वाले लोग बैचलर्स की जॉब में अप्लाई कर रहे होते हैं, बैचलर्स वाले लोग इंटरमीडिएट की जॉब्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं। ये वक्ती तौर पे तो अप्रोच ठीक हो सकती है, लेकिन जब आप लग जाएँ तो उसमें कंफर्ट जोन में ना आ जाएँ। आप अपनी स्किल जो है उसके मुताबिक जॉब जो है ढूंढते रहें, एंड देन जैसे आपको मिले आप उस पर स्विच कर जाएं। बिगन जॉब सर्च एज मच एज 9 months बिफोर ड्यूरिंग डाउन टर्न्स इन द इकोनॉमी, अर्ली प्लानिंग इज मोर इवन मोर क्रूशियल। यानी कि जब आप देख रहे हैं एक जॉब में आप देख रहे हैं आपको परेशानी हो रही है, मसले मसाइल आ रहे हैं, तो आप क्या करें, या आपको पता है आगे हालात ठीक नहीं है, तो 9 month पहले से आप जॉब ढूंढना शुरू कर दें, ताकि जब क्रूशल वक्त आए तो आपके पास प्लानिंग हो और उस वक्त तक आपको एक दूसरी अच्छी जॉब मिल जाए। द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यू, एक आम तौर पे जो इंटरव्यूज का जो सीक्वेंस होता है उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। आ कैंडिडेट अंडरगो रिगोरस इंटरव्यू प्रोसेस, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट को जो है बहुत पेचीदा इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू एप्लीकेंट सेवरल टाइम बिफोर एक्सटेंडिंग अ जॉब ऑफर। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि कैंडिडेट के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बाज़ औक़ात चार चार पाँच पाँच इंटरव्यू हो जाते हैं इससे पहले कि वो उसको जॉब ऑफर करें। दीज आर द स्टेजेस दीज आर द स्टेजेस दैट नॉर्मली टेक्स प्लेस इन द इंटरव्यू प्रोसेस, यानी कि इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर ये तीन स्टेजेस आमतौर पे होते हैं। स्क्रीनिंग स्टेज होता है, सिलेक्शन स्टेज होता है, और फाइनल स्टेज होता है। आइए वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। एप्लीकेंट आर ऑफन आस्क्ड रफली द सेम क्वेश्चंस, मेनी कंपनीज यूज स्टैंडर्डाइज इवेल्युएशन शीट टू ग्रेड, यानी कि जो हमने शुरू में भी बात की थी कि जॉब एप्लीकेशन फॉर्म होता है, नॉर्मल सा फॉर्म आपको दे दिया जाता है, उसमें प्री प्लान क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, तो उस टाइप का हो रहा होता है। अब टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। कोविड के आने के बाद ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उससे लोग बहुत ज़्यादा यूज टू हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ जो हैं वो वीडियो इंटरव्यू हो जाते हैं कि कंप्यूटर पे बैठ के आप जो है वो इंटरव्यू दे देते हैं। ये इनिशियल स्टेज के जो या स्क्रीनिंग स्टेज का जो इंटरव्यू होता है वो अब जूम पर ही हो जाता है। ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग स्टेज ऑफ इंटरव्यू ट्राई टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स कैंडिडेट, यानी कि जो आपका इनिशियल इंटरव्यू है उसमें आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप जो है जो और लोग बैठे हुए हैं उनसे अपने आप को किस तरीके से अलग साबित कर सकते हैं या अच्छा साबित कर सकते हैं। बेस्ट अप्रोच ड्यूरिंग द सिलेक्शन स्टेज इज टू शो इंटरेस्ट इन द जॉब, रिलेवेंट रिलेट योर स्किल एंड एक्सपीरियंस टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड, यानी कि बेस्ट अप्रोच जो होती है सिलेक्शन, जब आपका फर्स्ट स्क्रीनिंग स्टेज कंप्लीट हो गया है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू हो गया और आपको सेकंड इंटरव्यू की कॉल आ गई जो कि सिलेक्शन स्टेज आप कंसीडर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने अपना इंटरेस्ट दिखाना है उस जॉब के अंदर, कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई मेरा इंटरेस्ट है, इस वजह से मैंने अप्लाई किया है, कि आपके इंटरव्यूअर को ये फील हो कि आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है, या आपका कोई स्पेशल अटेंशन है, स्पेशल मकसद है इस इंटरव्यू को हासिल करने के लिए, इस जॉब को हासिल करने के लिए। इस वजह से आपने अपने आप को इंटरेस्ट दिखाना है इस जॉब के अंदर, और आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने दिखाना ये मेरी क्वालिफिकेशन और मेरी स्किल्स के मुताबिक जॉब है, इसलिए जो है मैं इस जॉब को हासिल करना चाहता हूँ। अगर इन दो चीज़ों में से आप कामयाब हो गए, इन दो में से एक पे भी कामयाब हो गए, तो आपके 90% चांसेस हैं कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लिसन अटेंटिवली, यानी कि ऐसा नहीं है आप हवाओं में बातें सुन रहे हैं, आंखों से आंखें मिला के बात सुने और उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने। आस्क इंसाइटफुल क्वेश्चन है, डिस्प्ले इंथोसियाज्म। इंथोसियाज्म का उर्दू में सिंपल मीनिंग होता है कि एक जोश को कहते हैं ये, और दूसरे पास इसका क्या मतलब होता है इंथोसियम को अगर डिटेल से देखें, ही हैज सो मच enthusiasm and running power as a player before his move, always showed skill and enthusiasm, his enthusiasm for the subject is boundless, he showed great enthusiasm is all the time, यानी कि एक अगर आप एक प्लेयर की मिसाल लें जो कि भागता है, जैसे यूसेन बोल्ट की आप मिसाल ले सकते हैं, तो जब उसने भागना होता था तो उसके अंदर एक अलग ही जोश और एक इंथोसियम दिख रहा होता है। तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाएं, ऐसा भी ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंस साउंड करने लग जाएं। तो एक कॉन्फिडेंस और एक आंखों में चमक, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आनी चाहिए इंटरव्यू के दौरान।
You may be invited back for final evaluation by a higher ranking executive who has the authority to make the hiring decision and to decide to your compensation. यानी कि जब आप फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग स्टेज पास कर लेते हैं, सिलेक्शन स्टेज पास कर लेते हैं, तो फिर आपके एक फाइनल एवेल्यूशन की आपके पास कॉल आती है जिसमें एक सीनियर एग्जीक्यूटिव आपका बैठ के इंटरव्यू करता है और उसमें उसके पास ये डिसीजन पावर होती है कि वो आपको हायर करे या ना करे। दूसरा, वो आपकी सैलरीज वगैरह, कंपनसेशन, जो बेनिफिट वगैरह हैं उनका जो है उस टाइम पे फैसला करता है। उसके बाद ये कुछ और किस्म के इंटरव्यूज होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, ओपन एंडेड इंटरव्यू है, ग्रुप इंटरव्यू है, स्ट्रेच इंटरव्यू है, वीडियो इंटरव्यू है, सिचुएशनल इंटरव्यू है। वैसे तो इनके नाम से ही इनके बारे में आपको पता चल जाता है, लेकिन वन बाय वन इनको फिर भी हम डिटेल में देख लेते हैं। आई स्ट्रक्चर इंटरव्यू इज कंट्रोल्ड बाय द इंटरव्यू टू गैदर फैक्ट। ये जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है इसमें प्री प्लान क्वेश्चन होते हैं और ये ज़्यादातर कंट्रोल जो होता है इसमें आपके इंटरव्यूअर के पास होता है कि उसके पास प्री प्लान क्वेश्चन होते हैं। वो आपसे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछता रहता है एज पर द लिस्ट, एंड आप जवाब देते रहते हैं, तो ज़्यादा कंट्रोल उनके पास होता है। एक चेकलिस्ट होती है, उससे सवाल पूछ रहे होते हैं और उनके पास एक अलॉटेड टाइम होता है, उसी टाइम के अंदर आपने जवाब देना है। तो कोशिश करें कि वो आपको नहीं बताएंगे कि इतना टाइम अलॉटेड है, तो अपना जवाब प्रिसाइज और कर्टिसी के हिसाब से आप दें। ऑल आंसर और नोटिस, तमाम जवाब जो है वो आपके नोट किए जाएंगे। ऑल दो यूजफुल इन गैदरिंग फैक्ट, द स्ट्रक्चर इंटरव्यू इज जनरली रिगार्डेड एज पुअर मेजर ऑफ एन एप्लीकेंट पर्सनल क्वालिटीज। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है ये इतना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि आप तमाम लोगों से एक ही किस्म का सवाल पूछ रहे होते हैं और जनरली तमाम लोगों के जवाब जो हैं वो एक ही किस्म के आ रहे होते हैं। अब आप किसी जवाब से अगर इंटरव्यू इंस्पायर हो गया तो वो उसको सेलेक्ट कर लेता है, तो उसमें ये नहीं होता कि एक बेस्ट अप्रोच नहीं होती कि आपने बेस्ट बंदा ही सेलेक्ट किया है। ओपन एंडेड इंटरव्यू में क्या होता है कि आपका जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको इजाज़त देता है और वो कोशिश करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बिल्कुल नॉर्मल किस्म के सवाल होते हैं और आपको ज़्यादा बोलने पे मजबूर किया जाता है। यानी कि आपको मोटिवेट किया जाता है, कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत से लोग आके पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम्स को वहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, तो इसके लिए आप बहुत केयरफुल रहें। ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और एक साथ आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं। या फिर ग्रुप इंटरव्यू में ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग बैठ के सामने से एज अ इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ रहे हो और आप जो इंटरव्यू देने के लिए आए उन सब लोगों को कोई एक बंदा जो है इंटरव्यूअर वो सबको बुला के एक साथ आपका इंटरव्यू कर सकता है। और उसमें किन चीज़ों को वो फोकस कर रहे होते हैं, डू दे स्माइल, के भाई क्या आप मुस्कुरा रहे हैं या दूसरों का जवाब सुन के आप बुरा मुंह बना रहे हैं। आर दे सपोर्टेड ऑफ वन अदर कमेंट, के एक दूसरे के कमेंट को आप सपोर्ट तो कर रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि आपने एक जवाब दिया और आपके बराबर में बैठे हुए शख्स ने जवाब दिया तो आपने जो है उसके कमेंट्स को सपोर्ट ही नहीं किया, उसको अपोज करने लग गए या आपने चेहरे का रिएक्शन बहुत बुरा दिया। डू दे ट्राई टू स्कोर पॉइंट एट ईच अदर एक्सपेंस, या ऐसा तो नहीं कि आपने दूसरे बंदे को नीचे दिखाना शुरू कर दिया कि बस मैं उसको कुचल दूं, उसके जो है नुकसान पहुंचा दूं, भले मेरी बात से उसको नुकसान पहुंचे लेकिन मैं जो हूँ वो जॉब हासिल कर लूँ। तो इसके लिए आपने मीन होकर जवाब तो नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरव्यूअर जो है वो देख रहा होता है, इसको इवेल्युएट कर रहा होता है। तो ग्रुप इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें जो हैं वो इवेल्युएट की जाती हैं। उसके बाद स्ट्रेस इंटरव्यूज़ हैं। स्ट्रेस इंटरव्यूज़ हेल्प रिक्रूट टू सी हाउ यू हैंडल योरसेल्फ अंडर प्रेशर। यानी कि आपको प्रेशर सिचुएशन में डाला जाता है और उसमें देखा जाता है कि आप किस तरीके से जो है वो जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। यानी कि आपसे ये पूछा जाता है, अगर खुदा ना खास्ता आपकी जॉब चली गई है तो आप किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, या आपकी सैलरी अभी 50,000 है और आपकी सैलरी बिल्कुल 10,000 कर दी जाती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सफ़र कर रही है, इकोनॉमी सफ़र कर रही है, तो आप किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। इस किस्म के प्रेशर वाले सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ड्यूरिंग ए सेकंड इंटरव्यू यू माइट बी आस्क्ड पॉइंटेड क्वेश्चन डिजाइन टू अनसेटल यू। यानी कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आपको अनसेटल करें, यानी कि जो फेवरेट ना हो, आप कि जो है वो ईगो को हर्ट करें। इस तरीके के सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। यू माइट बी सब्जेक्टेड टू लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस, यानी कि बहुत देर तक खामोशी रहेगी, आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, आपकी अपीयरेंस को देखा जाएगा, आपके बात को बीच बीच में इंटरप्ट किया जाएगा, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। कि वो आपकी स्ट्रेस चेक करते हैं, आपका जो है वो टॉलरेंस लेवल चेक कर रहे होते हैं इस इंटरव्यू में। वीडियो इंटरव्यूज होते हैं जैसे कि हमने ऊपर बात की, जूम वगैरह पे होते हैं। इसके लिए एक स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें आप क्या ये 5-6 पॉइंट जो है इनको कंसीडर कर सकते हैं। कि आस्क फॉर अ प्रिलिमिनरी फोन कन्वर्सेशन टू एस्टेब्लिश रेपोर्ट विद द इंटरव्यूअर। यानी कि जब वो आपको, जाहिर सी बात है, फ़ोन के जरिए या ईमेल के जरिए बताया जाएगा। अगर आपको फ़ोन के जरिए बताया जाता है तो आप कोशिश करें इंटरव्यूअर से जो है थोड़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश करें, ताकि एक रेपो बन जाए उनके साथ आपकी। अराइव अर्ली इनफ टू गेट यूज टू द इक्विपमेंट एंड सेटिंग। यानी कि आप अगर 9 बजे इंटरव्यू है तो 8:30 बजे, 8:15 बजे आप बैठ जाएं, सारा इक्विपमेंट वगैरह चेक कर लें, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करें। ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्पीक क्लियरली बट नॉट मोर स्लोली देन नॉर्मल। इंटरव्यू के दरमियान कोशिश करें कि आप जो है क्लियर बात करें, बहुत ज़्यादा स्लो मत बोलें, बहुत ज़्यादा तेज़ मत बोलें। स्ट्रेट बैठें, ऐसा नहीं कि एक कंधा यूं झुका हुआ है, कंधा यूं झुका हुआ है, नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऊपर हवाओं की तरफ देख रहे हैं, ऐसा ना करें। स्ट्रेट बैठें, ऊपर देखें, बार बार नीचे ना देखें। ट्राई टू शो सम एनिमेशन बट नॉट टू मच सिंस इट विल अप्लाई ब्लरी टू द इंटरव्यू। यानी कि कुछ एनिमेशन वगैरह जो अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हल्की फुल्की एनिमेशन हो सकती है,
जगह आपकी वो अगर पूछ रहे हैं कि आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो करवाएं तो उसमें एनिमेशन वगैरह आ सकती हैं। सिचुएशनल इंटरव्यूज होते हैं कि आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाला जाता है, या तो फिर आपको ऑफिस में ले जाके एक सिस्टम पे बिठा दिया जाता है कि ये सिचुएशन है, या आपको एक सिचुएशन बताई जाती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने पेश आ गई तो आप इस तरीके का इंटरव्यू होता है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द इंटरव्यू यू में फेस, यानी कि ऊपर से किसी भी टाइप का आपका इंटरव्यू हो, इससे कतर नज़र के सिचुएशनल इंटरव्यू हो रहा है या स्ट्रेस इंटरव्यू हो रहा है या स्ट्रक्चर इंटरव्यू हो रहा है, आप पर्सनल इंटरव्यू इज अ वाइटल बिकॉज योर रिज्यूम कांट शो वेदर यू आर लाइकली एंड आउटगोइंग सबडेंट एंड लो की एबल टू टेक डायरेक्शन और एबल टू टेक चार्ज। यानी कि आपकी जो रिज्यूमे होती है पर्सनली, जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए होते हैं तो वो एक अलग इमेज आपकी होती है, और आपकी रिज्यूमे जो है वो आपकी एक अलग इमेज क्रिएट करती है। इन शॉर्ट, आपकी रिज्यूमे जो होती है, आपकी जो सीवी होती है, उसका मकसद ये होता है कि आपको इंटरव्यू की टेबल तक ले जाना। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और आपका इंटरव्यू, आपकी पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें काम हो रही होती हैं आपको जॉब कंफर्म करने में। ये जॉब रिक्वायर, हर जॉब की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेड्स उनकी होती हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट क्वालिफिकेशन स्किल्स होती हैं, डिफरेंट किस्म का वो बंदा ढूंढ रहे होते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है। अगर खुदा ना खास्ता आपको जॉब नहीं मिल पाए या आप रिजेक्ट हो जाएं तो डीमोटिवेट ना हो सकता है कि आप उस जॉब के लिए बेस्ट फिट हों, या इंटरव्यूअर ये सोच रहा हो कि आपके साथ ज्यादती हो जाएगी क्योंकि ये छोटे लेवल की जॉब है और आप इससे भी आगे के कैलिपर के बंदे हैं, वो ये सोच के आपको रिजेक्ट करे और आप जो है वो डिमोटिवेट होकर बैठ जाएं। तो हर चीज़ में अपने आप को पॉजिटिव रखें। वट एम्प्लॉयर्स लुक फॉर, एम्प्लॉयर जो है वो क्या चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। Having the right personality trait for the job is important in today's workplace. A sense of humor top list because they believe people do not make themselves so seriously are better able to cope with the stress. यानी कि आजकल जो एम्प्लॉयर्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो हैं आपके अंदर, जो आपकी खसूसियात हैं, जो कि किसी डिग्री से आपको नहीं आती। जैसे आप स्ट्रेस किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आप का इखलाक कैसा है, आपकी बातचीत करना कैसा है, आप स्ट्रेस सिचुएशन में गुस्सा तो नहीं हो जाते, चीखना चिल्लाना तो शुरू नहीं कर सकते, सामने वाले को गालियां तो नहीं दे देंगे या सामने वाले को मारना तो शुरू नहीं कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एम्प्लॉयर ढूंढ रहे होते हैं कि जिसके अंदर सेल्फ मोटिवेटेड बंदा हो, इंथुएस्टिक हो, डिसीजन लेने में डरे नहीं, रिस्क लेना चाहे, इंटेलिजेंट हो, अच्छा कम्युनिकेटर हो और सारी अदर्स हो। देखिए, आप जब अपने बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग बिजनेस से घबरा रहे होते हैं कि रिस्क कौन ले, रिस्क कौन ले। अब ये जो जॉब्स है, जॉब के अंदर भी ये सारी स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हो गई हैं अब। मैनी एम्प्लॉयर टुडे सीक कैंडिडेट विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस और इक्यू इमोशनल क्वेश्चन है। आजकल जो मेन जो टॉप पे स्किल्स आती है कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंट, इमोशनली आप कितने इंटेलिजेंट है, ये रिक्वायरमेंट मेन हो गई है। व्हाट्स योर इक्यू, थिंक क्लियरली। जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है या इमोशनल क्वेश्चन जो है, इमोशनल क्वेश्चन या इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दोनों सेम वर्ड हैं, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस ईजी है इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ कर लें, ई आई को यूज़ कर लें, इक्यू को यूज़ क्या ना करें। थिंक क्लियरली, स्टे फोकस ऑन द टास्क एट द हैंड वाइल अंडर प्रेशर। यानी कि आप जो है अगर प्रेशर में हैं, आपको काम बहुत जल्दी करना है, फिर भी स्टे फोकस रहें जो आपके हैंड पे टास्क है। ये नहीं कि आप किसी और काम की वजह से परेशान हो जाएं कि अभी वो भी करना है, वो भी करना है, इसके बाद ये भी करना है, वो भी करना है। जो आप, वो तो टास्क आपसे होगा ही, इसकी वजह से आप परेशान है। जो काम आप अभी कर रहे होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। मीटिंग कमिटमेंट एंड कीप प्रोमिस, यानी कि आप अगर किसी से वादा करें या कोई कमिटमेंट करें उसको पूरा करें। ये जो है मेन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। मेन सेक्रीफाई टू मीट एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। यानी कि ये अब जो हमारा सारा सिस्टम बेस करता है ना, अगर आप ये सिस्टम पढ़ रहे होंगे, जैसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन का ये कोर्स पढ़ रहे हैं, सारे कोर्सेज वगैरह पढ़ रहे हैं, ये कोर्सेज जो हैं ये वेस्ट से अडोप्ट किए हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे किसी बंदे ने बैठ के ये नहीं लिखी हैं। अगर लिखी भी हैं तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ये सारा कॉन्सेप्ट वेस्ट से आता है। अब हमारे यहाँ कहा जाता है कि, और हमारे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। आप देखते होंगे आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भाई या आप खुद भी अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब की वजह से आप अपनी फैमिली टर्म जो है उनको सेक्रीफाइस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, सिस्टम में आपको सिखाया जा रहा है कि भाई जॉब ही सब कुछ है, इसी से पैसा आएगा और पैसा ही सब कुछ है, आप सेक्रीफाइस कर दें। आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, कोशिश करें 8 घंटे में काम पूरा करें, हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं हो जाता है छोड़ें और घर आएं। आपके लिए थोड़ी बहुत परेशानी होगी। देखें, आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अगर आप वहां पर मौजूद नहीं होंगे तो वो वैल्यू कौन ऐड करेगा? कोई भी नहीं कर सकता, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अल्लाह पे यकीन रखें, इस्लाम हमें यही सिखाता है, रिस्क जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में है। आप जो है फैमिली को भरपूर टाइम दें, जितने काम के लिए जितनी टाइम के लिए आपको सैलरी मिल रही है वो करें, लेट सीटिंग और इस तरीके की चीज़ें ना करें। अगर आपको पैसे मिल भी रहे हैं तो भी कोशिश करें 8 घंटे का काम करें, क्योंकि 6 डेज अ वीक आपने काम करना है। ऐसा नहीं कि आप आज अगर लेट सीटिंग बैठ के काम कर लेंगे तो कल आप जल्दी आ सकते हैं। अगर कल आप जल्दी नहीं आ सकते तो आज आप लेट बैठें भी मत। वो अलग सिचुएशन होती है कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है और आपकी जॉब चली जाएगी वो ना करने से, तो है, लेकिन उसको भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। सेपरेट फ्रॉम एन एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस रेदर देन अ फियर ऑफ फेलियर।
यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा आपके अंदर फेलियर का अगर खौफ हो तो आप वो मकाम कभी भी हासिल नहीं कर सकते और आप कामयाब नहीं हो सकते। ट्राई टू लर्न हाउ टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। आपको स्मार्ट वर्किंग के तरीके आने चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि आप एक काम को स्मार्टली कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेल को ग्रूम करने की कोशिश करें, उस स्किल पे काम करें। हो सकता है आज एक काम जो 1 घंटे में कर रहे हैं, अगर आप एक्सेल को सीख रहे हैं यूट्यूब पे और अदर चैनल्स पे, आप अगर उसको फोकस करके लर्न कर रहे हैं तो जो चीज़ आज आप 1 घंटे में कर रहे हो सकता है वो आप 15 मिनट में कर लें। इस तरीके से आप टाइम बचा लें। When it come down to it, every job has a basic qualification. Employers first look for two things: evidence that a candidate will fit in with the organization and prove that the person can handle a specific job. यानी कि आजकल जो एम्प्लॉयर की बेस्ट रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि भाई आप कैंडिडेट जो है वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता। आप जो लेके जाएं सर्टिफिकेट वगैरह के मेरे को ये काम भी आता है, ऑटोकैड भी आता है और मेरे को एडोब प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर चलाना आता है, तो वो आपको सॉफ्टवेयर पे बिठा देंगे कि भाई काम करके दिखाओ। सर्टिफिकेट पे भले आपके 100% नंबर हो, 4 CGPA हो, लेकिन जब आप काम करने बैठेंगे अगर आप वो आउटकम नहीं दे पाए तो एम्प्लॉयर के लिए आप बेकार हैं। Compatibility interviewer try to decide whether a candidate will be compatible with other people in the organization. इंटरव्यूअर जो है ये कोशिश करता है कि जो पहले से लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप जब उन ऑर्गेनाइजेशन के उन लोगों के साथ बैठेंगे उसमें आप कंपेटेबल हो पाएंगे या नहीं पाएंगे, उस हॉल में आप एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं भाई मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो बात मुंह पे कह देता हूँ, तो ये चीज़ें आपको नुकसान भी देती हैं। कंपेटेबल होना चाहिए, हर चीज़ में सोच समझ के बात करनी चाहिए। कभी अपने आप को पीछे करना पड़ता है, कभी किसी दूसरे की बात आगे रखनी पड़ती है, तो इन चीज़ें ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। You can expand your potential along with these line: reading widely, making an effort to meet new people and participate in discussion group, seminar and workshop। ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो किस तरीके से आपकी अच्छी हो सकती हैं कि आप नए लोगों से मिलें, जो मोटिवेशनल सेमिनार हो रहे होते हैं, कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे जाएं, उसको अटेंड करें। उससे क्या होगा, आप नए नए लोगों से मिलने के मौके मिलेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो ग्रूम होगी। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। ये बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। रियल लाइफ में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि एट दी एंड आपने जॉब और इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना है, तो इसलिए मैंने इसको कोशिश की है थोड़ा डिटेल में डिफाइन करूँ। तो ये था आज का लेक्चर। अगर कोई कमेंट्स है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है, उस पर हमें अप्रोच करें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फाइनल टर्म आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एमसीक्यू से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फाइल अपलोड करेंगे तो वो आप तक पहुंच जाएगी और उससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।